हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं श्रवण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल श्रवण स्टडी में। तो जिसमें आज की वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि जनन तंत्र क्या है, यानी रिप्रोडक्शन सिस्टम क्या है, ठीक है ना। उसके बारे में जानेंगे। अब जनन क्या होता है, देखिए जनन का मतलब होता है कि अपने जैसे समान संतति को जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जनन कहलाती है, ठीक है ना। अब देखिए जनन दो प्रकार से होते हैं। कैसे कैसे, पहला लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन, यानी मतलब ऊपर नीचे भी हो सकता है। अलैंगिक जनन, उसके बाद लैंगिक जनन, मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए अलैंगिक जनन किसे बोलते हैं कि इस प्रक्रिया में जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अलैंगिक जनन में न ही नर की आवश्यकता होती है, न ही मादा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। यह जनन की क्रिया एक ही शरीर में हो जाती है, मतलब कि यह जनन की क्रिया जो होती है क्या हो जाती है, एक ही शरीर में संपन्न हो जाती है, ठीक है ना। अब आगे देखिए जनन की कई प्रकार होती है। अब देखो जो अलैंगिक जनन है ना, कि मतलब जिसमें न ही नर की आवश्यकता होगी न ही मादा की आवश्यकता होगी, ठीक है ना। यह जनन केवल एक ही शरीर में क्या होती है, हो सकती है, ठीक है ना। तो यह प्रकार के जो ये जनन है अलैंगिक जनन, वह कई प्रकार के होते हैं। अब आगे देखते हैं विखंडन के बारे में। क्या विखंडन, अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यहाँ पे चित्र विधि आया, देख सकते हैं आप लोग। अब देखिए जो पहला हम लोग का है विखंडन। अब देखिए विखंडन, खंडन का मतलब क्या होता है, टूट जाना, दो भागों में टूट कर। अब देखिए इसे बोलते हैं फिजन, ठीक है ना, विखंडन। इसमें केंद्रक देखिए यहाँ पर कि इसमें केंद्रक बढ़ जाता है और ये नए नए शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार के जनन को, जो इस प्रकार का जनन होता है किसमें होता है, अभी में देखा जाता है। अब देखिए विखंडन का मतलब कि जब कोशिकाएं किसी मतलब जीव की क्या हो सकते हैं, जो कोशिकाएं होती हैं टूट कर, ठीक है ना। विखंडन मतलब अलग होकर क्या हो जाता है, दो भागों में बढ़ जाता है, ठीक है ना, उसे बोलते हैं विखंडन। अब देखिए इस प्रकार का जो जनन होता है किसमें पाया जाता है बाबू, तो अमीबा में। किसमें, अमीबा में देखा जाता है, ठीक है ना। अब देख लीजिए यहाँ पर एक अमीबा है जो कि अपनी कोशिकाओं को क्या करता है, तोड़ता है, ठीक है ना। अब देखिए दो भागों में यहाँ पे क्या हो गया है, टूट गया है, ठीक है ना। अब देखिए दो पुत्री कोशिकाओं, देखिए यहाँ पर लिखा ना डाटर, ठीक है, लिखा देखिए डाटर लिखा है यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा कि मतलब दो अलग अलग कोशिकाओं में टूट जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का विखंडन, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब देखिए विखंडन का चित्र यहाँ पे दिया है, आप लोग देख सकते हैं कि बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, मतलब अमीबा में विखंडन, आप लोग देख लीजिए। अब आगे बात करते हैं मुकुलन। अब देखिए मुकुलन क्या होता है, मुकुलन यानी बर्डिंग, ठीक है ना। इस प्रकार का जनन, अब देखिए मुकुलन। अब मुकुलन क्या होगा, मान लीजिए कोई भी इंसान है, ठीक है ना, उस इंसान से बगल से एक और इंसान निकल जाए और कुछ दिन बाद वो अलग हो जाए, वो दोनों क्या बन जाए, एक अलग अलग इंसान बन जाए। तो ये उदाहरण के लिए, मतलब ये मुकुलन का एक उदाहरण है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि इस प्रकार के जनन में शरीर में एक उभार उत्पन्न होता है। देख ले, मान लो इस प्रकार का जनन कैसा होता है कि इसमें एक प्रकार का उभार उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उत्पन्न होता है, जिसे बर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बर्ड कहते हैं, ठीक है ना। यह बर्ड कुछ समय पश्चात टूटकर नई जीवों का निर्माण कर देता है, ठीक है ना। जो मुकुलन होता है वो क्या होता है बाबू, कि मतलब एक शरीर में अलग सा उभार पैदा होता है, ठीक है ना, जिसे बर्ड कहते हैं। और कुछ समय पश्चात वह उभार टूटकर एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, उसे बोलते हैं मुकुलन। और मुकुलन की क्रिया अधिकतर किसमें पाई जाती है, तो जलीय, देखिए जलीय जीव में होता है, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर कि मुकुलन का यहाँ पे एक चित्र दिया है। अब देखिए जो हाइड्रा होता है उस हाइड्रा का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए ये रहा हाइड्रा। अब देखिए मतलब एक जीव है, देखिए यहाँ पर एक उभार उत्पन्न हो रहा है शरीर पर, और फिर यहाँ पे एक ऐसा उभार हो जा रहा है, और फिर कुछ समय पश्चात यह उभार टूटकर एक नए जीव का क्या कर दिया है, निर्माण कर दिया है। तो इसे क्या बोलेंगे, मुकुलन, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कायिक जनन, ठीक है। अब देखते हैं कायिक जनन को भाई। कायिक जनन यानी, अब देखिए कायिक जनन वैसा जनन जिसमें जड़, तना तथा पत्तियां भाग लेती हैं, उन्हें कायिक जनन कहते हैं। जैसे में ब्रायो कीलम, ठीक है ना। अब देखिए कायिक जनन क्या होता है बाबू, तो यह वैसा जनन होता है जिसमें जड़, तना, पत्तियां क्या करती हैं, भाग लेती हैं, किसमें, जनन में, उसे क्या बोलते हैं, कायिक जनन कहते हैं, ठीक है। जैसे में गन्ना हो गया, आलू हो गया, गुलाब हो गया, शकरकंद हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया हम लोगों का, ये होता है। अब देखिए जो कि कायिक जनन था, तो वैसा जनन जिसमें
जड़, तना एवं पत्तियां भाग लेती हैं उसे बोलते हैं कायिक जनन। ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर जनन का जो अलैंगिक जनन था वो खत्म हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है ना। इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक, देखिए इस प्रकार के जनन में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना आवश्यक होता है, जिससे मिलकर क्या बनाते हैं बाबू, ये लैंगिक जनन। इसे कहते हैं कि वह जनन जिसमें नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होती हैं उसे बोलते हैं लैंगिक जनन। ठीक है ना, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पर रिमार्क करके दिया है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में जो गौर लैंगिक लक्षण आता है। ठीक है ना। अब देखो, जो टेस्टो हार्मोन होता है हम लोग का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है ना, जो पुरुष में क्या होता है कि गौर लैंगिक मतलब जो हम लोग की जो क्या होता है इसमें दाढ़ी, मूछ, आवाज़ का भारी होना, तो किस हार्मोन क्या होता है बाबू, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, जिसके कारण क्या हो जाता है हम लोगों में कि गौर लैंगिक का लक्षण आ जाता है। ठीक है ना। जैसे में दाढ़ी आ जाना, मूछ आना, उसके बाद आवाज़ भारी हो जाना, वो क्या होता है टेस्टोस्टेरोन के कारण होता है। अब देखिए कि पुरुषों में जनन की क्षमता 14 वर्ष की आयु से आरंभ हो जाती है। अब देखिए, जो पुरुष होता है, पुरुषों में जो जनन की क्षमता होती है वो 14 वर्ष के क्या होता है आयु से प्रारंभ हो जाती है और आजीवन रहती है। ठीक है ना। किसमें, पुरुषों में जनन की क्षमता। ठीक है। जबकि महिलाओं में जनन की क्षमता 12 वर्ष की अवस्था में ही हो जाती है। किसमें, महिलाओं में। और 50 वर्ष की अवस्था के बाद समाप्त हो जाता है क्या, जनन करने की जो प्रक्रिया होती है। ठीक है ना। वो अब आगे देखिए, नोट में दिया है कि यहाँ पर दिया है नानक्सिनाल 9 नामक दवा स्पर्म शुक्राणु को मार डालता है। अब देखिए, इसमें एक दवा का नाम बताया गया है नोट में कि जो नानक्सिनाल 9 है नामक की एक दवा है। ठीक है ना, जो शुक्राणु क्या करता है, मार डालता है। अब देखते हैं मादा जनन अंग। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए, मादा में वैसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है ना। मादा जनन अंग किसे कहेंगे कि मादा में वैसे अंग जो जनन की क्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, मादा जनन अंग कहते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखते हैं अंडाशय यानी ओवरी। ठीक है ना। अब देखिए आ गए ओवरी के बाबू, मतलब कि अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग है। ठीक है, जो कि अंडाशय हम लोग का होता है वो अमाशय, जो अमाशय बोल रहे हैं, ठीक है ना, अंडाशय का प्राथमिक मादा जनन अंग होता है। ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पर हम लोग का है कि जो ओवरी यानी अंडाशय है वो अंडाशय क्या है बाबू, यह अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग है। मतलब जो मादा का जनन अंग क्या है, तो ये प्राथमिक है क्या, ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है ना। इसकी संख्या कितनी होती है, मुख्यतः 2 होती है। मतलब मुख्यतः नहीं, मतलब ये 2 होती है। एब्सोल्युटली मतलब क्या, पूरा सही सही कितनी होती है, 2 होती है। मतलब एक जोड़ा बोल सकते हैं, एक साइड एक होती है, एक साइड एक होती है। क्या, ओवरी यानी अंडाशय। ठीक है ना। अंडाशय प्राथमिक मादा जनन अंग है। इसकी संख्या कितनी होती है बाबू, तो 2 होती है। ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य अंडा का निर्माण, अंड का निर्माण करना होता है। ठीक है ना। अंडाशय में 3 प्रकार का हार्मोन निकलता है। जो अंडाशय होता है इसकी संख्या 2 होती है और यह क्या होता है, प्राथमिक मादा जनन अंग होता है, इसकी संख्या 2 होती है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, एग का निर्माण करना। ठीक है ना। यह क्या होता है, 3 प्रकार के हार्मोन रिलीज करता है। कौन कौन बाबू, तो एस्ट्रोजन, अब देखिए यहाँ पे दिया ABC करके दिया है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, उसके बाद रिलैक्सिन। अब देखिए जो हम लोग का है एस्ट्रोजन, या जो एस्ट्रोजन है यह हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रित करता है। कि मतलब जो कि फीमेल में क्या होता है, पीरियड्स होता है या हार्मोन में जो क्या होता है, यह हार्मोन क्या करता है, मासिक चक्र का नियंत्रण करता है, यानी पीरियड्स का क्या करता है, नियंत्रण करता है। कौन, तो एस्ट्रोजन। ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन, यह हार्मोन स्तन विकास एवं गर्भधारण में सहायक होता है और भ्रूण की सुरक्षा में, देखिए भ्रूण की सुरक्षा में क्या होता है, सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब आगे होता है हम लोग का रिलैक्सिन हार्मोन। अब देखिए, जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है या फीमेल में क्या होता है, स्राव होता है कम, डिलीवरी के दौरान। ठीक है ना। यह हार्मोन प्रसाव डिलीवरी के समय क्या होता है, रिलैक्सिन का रिलीज होता है। ठीक है ना। देखिए, यह हार्मोन प्रसाव यानी डिलीवरी के सहायकता होता है। ठीक है ना। यह यूट्रस के मार्ग को क्या करता है, चौड़ा कर देता है। जो गर्भाशय होता है उनका, तो उसको चौड़ा करने का काम किसका होता है बाबू, तो रिलैक्सिन हार्मोन का होता है। ठीक है ना।
अब देखिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए अंडवाहिनी, ठीक है ना। अब देखते हैं अंडवाहिनी से बोलते हैं फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। यह लंबा, देखिए जो यह क्या है कि यह लंबा नली होती है, क्या होती है, ट्यूब यानी नली होती है कि समान संरचना होती है जो ओवरी से क्या होती है, जुड़ी होती है, जिसे बोलते हैं यूट्रस, ठीक है ना, से जुड़ा होता है। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के क्रिया में अंडवाहिनियों में होती है। देखिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा होगा ऊपर, यहाँ पे ये चित्र जो देखिए हम लोग का ये है एक अंडाशय, ये है दूसरा अंडाशय। अभी बताएं कि अंडाशय की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है ना। ये मादा जनन अंग का प्रमुख भाग होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें जो एक नली जो इस तरह घूम के गया है, तो ये क्या हम लोग का फ्लोपियन ट्यूब यानी यहाँ पे अंडवाहिनी है, ठीक है ना। अंडवाहिनी यहाँ पे है, एक यहाँ पे भी है, देख लीजिए। अब देखिए, और पूछता है कि जो ये लंबी नली होती है ओवरी जो कि यूट्रस से क्या होती है, जुड़ी होती है। अब पूछता है निषेचन की क्रिया कहाँ होती है। अब देखिए, तो निषेचन की जो क्रिया होती है कहाँ होती है बाबू, तो अंडवाहिनी यानी फ्लोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, यूट्रस यानी गर्भाशय, ठीक है ना, यूट्रस, ठीक है, यूट्रस यानी गर्भाशय, यह भ्रूण का विकास। अब देखिए, भ्रूण का विकास एवं यूट्रस में होता है। देखिए जो गर्भाशय होता है ना, अब देखिए यह भ्रूण का विकास करता है जो कहाँ होता है बाबू, जो हम लोग का गर्भाशय। अब देखिए जो ये है ना, इस तरह का जो संरचना बनाए हुए क्या है, गर्भाशय, जिसे बोला गया यहाँ पे गर्भाशय, जिसे बोलते हैं यूट्रस, ठीक है ना। यह एक वीक, अब देखिए भ्रूण का विकास में होता है, ठीक है, किस में होता है, यूट्रस में, जो हम लोग का भ्रूण होता है। अब देखिए, अब जो भ्रूण होता है ना, मतलब जैसे मान लीजिए नर युग्मक और मादा युग्मक मिले तो जाइगोट बना, जाइगोट के बाद बनता है हम लोग का भ्रूण, जिसे बोलते हैं, भ्रूण बनता कहाँ है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में एम्ब्रॉय और भ्रूण। तो भ्रूण का निर्माण कहाँ होता है बाबू, कहाँ पर सुरक्षा उसको मिलता है, तो वो होता है हम लोग कहाँ पे, यूट्रस यानी गर्भाशय में होता है, ठीक है ना। तो यह दिया है कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, गर्भाशय में होता है, यूट्रस का। देखिए जो यूट्रस का आकार होता है ना, कैसा होता है, एक थैले के समान होता है। अब देखिए जो यूट्रस यहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है बाबू, तो थैले के आकार से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया गर्भाशय, ठीक है ना। यूट्रस में ये बनने वाले भ्रूण की, अब देखिए अब यहाँ बोला गया है कि जो यूट्रस में बनने वाला बच्चा यानी भ्रूण, सबसे पहला क्या बनता है, हृदय बनता है। अब देखिए जो यूट्रस इसमें है कि जब निषेचन हुआ, निषेचन के फलस्वरूप नर युग्मक तथा मादा युग्मक मिले तो जाइगोट बनाए, ठीक है। अब जाइगोट मिलेगा तो क्या बन जाएगा बाबू, भ्रूण बनेगा। अब भ्रूण बनता कहाँ है, तो बताएं कि भ्रूण का विकास कहाँ होता है, तो यूट्रस में होता है, यानी गर्भाशय में होता है। या अब जो गर्भाशय होता है एक थैलीनुमा क्या होता है, संरचना होता है। अब देखिए बोला एक यूट्रस में बनने वाला भ्रूण जो बच्चा होता है, यानी जो बेबी होगा, ठीक है ना, यानी जो भ्रूण होगा उसमें सर्वप्रथम पहले जो अंग बनता है हम लोग का ना, पहला अंग तो क्या होता है, हृदय होता है, जो कि लगभग 4 सप्ताह में बन जाता है, मतलब 1 महीने के अंदर क्या होता है, सबसे पहले बनता है हम लोग का हृदय, ठीक है। जस्ट हृदय की 2-3 दिन बाद या 4 दिन बाद क्या बन जाता है बाबू, हम लोग का बनता है क्या, ब्रेन, ठीक है ना, ब्रेन यानी न्यूरॉन सेल, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ तक हो गया। अब देखिए भ्रूण का भोजन, अब देखिए पूछता है कि भ्रूण को भोजन कहाँ से मिलेगा, पोषण कहाँ से मिलेगा। देखिए भ्रूण का भोजन गर्भनाल एवं प्लेसेंटा द्वारा होता है, किसके द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा होता है। अब देखिए दिया है कि गर्भ अवस्था के दौरान महिलाओं में Fe यानी लोहा तथा Ca यानी कैल्शियम की क्या होती है, कमी हो जाती है। कब, जब महिला गर्भ अवस्था में होती है तब। अब देख लीजिए ये हम लोग का है मादा जनन अंग का चित्र। अब देखिए इसको बोलते हैं योनि, जो योनि होता है या पुरुष का जो हम लोग का शिश्न होता है, इसका प्रवेश द्वार होता है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये वाला चित्र, ये जो इसको बोलते हैं आगे वाला जो है हम लोग का ये जो शिश्न है, ठीक है ना, इसका प्रवेश द्वार कौन होता है बाबू, तो योनि, योनि में क्या होता है, यह प्रवेश करता है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद आगे हम लोग का दिया ये होता है गर्भाशय, ठीक है ना, गर्भाशय जहाँ पर क्या होता है बाबू, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण का क्या होता है, भ्रूण उसी में जाकर सुरक्षित रहता है। अब देखिए पूछता है भ्रूण पे कितनी परतें होती हैं, तो भ्रूण की 3 परतें होती हैं, एसोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, जो कि बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, बेबी का निर्माण होगा। पूछेगा निषेचन कहाँ होता है, तो फ्लोपियन ट्यूब में, कहाँ होता है, फ्लोपियन ट्यूब में। अब पूछेगा कि एग यानी अंडे का निर्माण कहाँ होता है, तो बाबू अंडाशय में, ठीक है ना, उसके नाम में सब छिपा हुआ है। अब आगे देखते हैं कि नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। अब देखिए जो नर युग्मक होता है ना, मतलब जो
पुरुष का युग्मक होगा उसे क्या बोलेंगे बाबू, शुक्राणु। शुक्राणु, ठीक है ना। वे शुक्राणु जनन की क्रिया में भाग लेते हैं जिनकी पूंछ होती है। अब देखिए जो शुक्राणु होते हैं उनकी पूंछ होती है, क्या होती है, पूंछ होती है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अभी दिखाई देगा नीचे, देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, पूंछ होता है। ये क्या हम लोग का है, शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु, ठीक है ना। इसका क्या है, एक पूंछ भी दिया है। अब देखिए, अब बोला है कि नरयुग्मक शुक्राणु, नरयुग्मक का बोलते हैं शुक्राणु कहते हैं। शुक्राणु जनन क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है ना, जिसमें पूंछ होता है। प्रत्येक शुक्राणु में क्या होता है, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है। अब देखिए जो बताया जाता है कि जो 46 जोड़ा क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है ना, वो 23 जोड़ा मेल से होता है, 23 जोड़ा फीमेल से होता है। तो 23 जोड़े जो पुरुषों का होता है, कितना, प्रत्येक शुक्राणु में, एक शुक्राणु में कितना होगा, 23 जोड़ा क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मादा युग्मक को अंडा यानी अंडोर, अंडाणु जिसे बोला ना, अंडाणु यानी ओवम, ठीक है ना। मादा युग्मक को अंडाणु यानी ओवम बोलते हैं। अब जो मादा का युग्मक होता है उसको बोलते हैं अंडाणु यानी ओवम कहते हैं, ठीक है ना। अंडाणु का आकार स्पर्म से बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। अब देखिए जो अंडाणु का आकार क्या है, स्पर्म से बहुत बड़ा होता है, ठीक है। अंडाणु गोल आकार का होता है, इसमें 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। अब देखें 23 जोड़ा मेल में और 23 जोड़ा फीमेल में, दोनों को मिला दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 46 जोड़ा हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछता है कि 22 जोड़ा जो होता है ना, तो 22 जोड़ा हम लोग का होता है वो शरीर के निर्माण के लिए होता है, ठीक है ना। दैहिक गुणसूत्र होता है। जो एक जोड़ा होता है 23वां वाला, वो होता है बाबू हम लोग के शरीर के, जो हम लोग का शरीर का निर्माण क्या करेगा। तो 23 जोड़ा तो मान लीजिए है, 23 जोड़ा में 22 जोड़ा जो है हम लोगों का, वो हो जाता है जो हमारा शरीर का निर्माण करे, जिसे बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र, ठीक है ना। अब देखिए जो एक गुणसूत्र होता है वो हमारे जो मान लीजिए अनुवांशिक लक्षणों को निर्धारित करता है। कौन, 1 गुणसूत्र, मतलब 23 जोड़ों में से एक गुणसूत्र होता है जो प्राकृतिक होता है, मतलब जो प्राकृतिक रूप से पहले से हम लोग को मिलता है। और जो 22 होते हैं वह होते हैं क्या, जो कि हमारे शरीर के निर्माण के लिए होते हैं, जिसे बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। अब देखिए अंडाणु के बाहर के आवरण को कोरोनो, देखिए यहाँ पर दिया है, कोरोना रेडियो कहते हैं। अब देखेंगे कोरोना रेडियो प्लेसेंटा कहते हैं, नहीं प्लेसेंटा नहीं, देखिए कोरोना रेडियोटा, ठीक है ना। सॉरी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ था। देखिए अंडाणु के बाहर की आवरण को क्या बोलते हैं, कोरोना रेडियोटा कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली पाई जाती है जिसे जोना प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, सोडा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोना प्लेसोडा। अब देखिए जो कि हम लोग का क्या हो गया, अंडाणु है, जो देखिए अंडाणु है ना। अब देखिए अब इसके जो बाहरी आवरण होता है उसे बोलते हैं, जो बाहरी आवरण है इसको क्या बोलेंगे बाबू, तो बोलेंगे कोरोना रेडियोटा। क्या बोलेंगे, कोरोना रेडियोटा। तथा कोरोना रेडियोटा के अंदर एक झिल्ली होती है। अब इसके अंदर एक झिल्ली है, ये वाला झिल्ली, इससे बोलेंगे क्या, जोना प्लस सोडा, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, जोना प्लस सोडा बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये होता है हम लोग का मेल युग्मक है, और यहाँ पे क्या है, मादा युग्मक, ठीक है ना। अब देखिए अब आगे चलते हैं, नर युग्मक के बारे में जानते हैं। नर युग्मक, ठीक है। अब देखिए नर युग्मक शरीर के बाहर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसे क्या बोलते हैं, नर युग्मक बोलते हैं। तो नर का युग्मक देख लीजिए बाबू, ये हम लोग का बाहर वाला भाग होता है, ये क्या होगा बाबू, तो होगा नर युग्मक, ठीक है ना। अब देखिए बहुत बच्चे क्या होते हैं इसमें शर्म करते हैं, ला जाते हैं बाबू, पढ़ने में लाज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा जिसको दिक्कत होगी तो बाबू वो क्या कर लेगा, घर से थोड़ा दूर पे या घर में, ऐसा तो छिपाने वाली कोई बात नहीं है, पढ़ाया जाता है सब लोग, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, नर जनन अंग, शरीर के बाहर का वह भाग जो जनन की क्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, बोलते हैं हम लोग नर जनन अंग बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए नर जनन अंग में बाबू देख लीजिए हम लोग का नर जनन अंग है। अब आगे देखते हैं कौन कौन से अंग होते हैं। तो अब देखिए टेस्टिस यानी इसे बोलते हैं वृषण, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब देखिए टेस्टिस यानी इसको बोलते हैं वृषण, इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है, ठीक है। जस्ट इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर देखिए बना गया 1 2, ठीक है ना। ये हम लोग का टेस्टिस है, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। अब आगे पहले बताएं टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। तो टेस्टोस्टेरोन बाबू यही होता है कि जो कि हमारे शरीर में गौड़ लाक्षणिक गुणसूत्र का करता है, मतलब जो गौड़ जो लाक्षणिक गुणसूत्र होते हैं, यानी गौड़ लैंगिक जो होता है हम लोग का होता है ना, जो पहले के जैसे मान लो दाढ़ी आना, मूछ आना, ठीक है। तो इस शुक्राणु को आने के लिए क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का करता है, उत्तेजित करता है, ठीक है ना। तो टेस्टोस्टेरोन का करता निर्माण करता है कौन, वृषण करता है, जो कि किसको उत्तेजित करता है, टेस्टोस्टेरोन को पैदा करने में उत्तेजित करता है क्या, वृषण। अब देखिए शुक्राणु का निर्माण क्या करता है,
प्रोस्टेट ग्रंथि में भाग लेता है। अब देखिए शुक्राणु के निर्माण में तथा प्रोस्टेट ग्रंथि में भाग लेता है। जो वृषण होता है या क्या होता है बाबू, इसका मुख्य कार्य, तो ये शुक्राणु के निर्माण में तथा प्रोस्टेट ग्रंथि में भाग लेता है। क्या होता है प्रोस्टेट ग्रंथि, वो ये बताएंगे आगे चलकर, ठीक है ना। अब देखिए अधिवृषण, अधिवृषण मतलब, अब देखिए एपिडर्मिस, ठीक है ना। एपिडर्मिस जो कि यह क्या होता है अधिवृषण, यह वृषण से जुड़ा हुआ का रहता है, भाग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है परिपक्व शुक्राणु को संचित यानी सुरक्षित रखना। देखिए अधिवृषण, अब देखिए ये हम लोग का है वृषण, गोल वाला भाग। अब इसके ऊपर दिया है एक छोटा सा, अब देखिए ये हम लोग का वृषण हो गया। अब इसके ऊपर क्या दे दिया है, एक छोटा सा दे दिया है, तो इसे क्या बोलेंगे अधिवृषण, ठीक है ना। तो वृषण ये वाला भाग है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणु का क्या करना, निर्माण करना तथा जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसको उत्तेजित करना यानी पैदा करना काम कौन करता है, तो टेस्टिस यानी वृषण करता है। अब उसके ऊपर वाला भाग है यहाँ पे दिया है अधिवृषण। तो अधिवृषण में क्या होता है, शुक्राणु परिपक्व होकर क्या होता है, संचित रहता है यानी इकट्ठा रहता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे दिया है शुक्रवाहिका, ठीक है ना। शुक्रवाहिका किससे बोलेंगे, यह पतली नली की संरचना होती है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से शुक्राणु शिश्न यानी पेनिस से बाहर जाता है। अब देखिए अब जो हम लोग का ये हम लोग का हो गया जो हम लोग का, अब देखिए यहाँ पे ये जो दिखाई दे रहा है चित्र में, ये हो गया क्या वृषण, अधिवृषण। तो अधिवृषण में क्या होता है, शुक्राणु होता है। अब जो एक नली ऊपर गई है, ठीक है ना, यहाँ से ऊपर जाकर इधर से मुड़ के फिर आइए इसमें, तो इस वाले नली को क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग बोलते हैं शुक्रवाहिनी, ठीक है ना। अब शुक्र मतलब देखिए शुक्राणु, वाहिनी मतलब वाहिका। जिस नली के द्वारा शुक्र का होता है शिश्न से बाहर निकल जाता है उसे बोलते हैं शुक्र वाहिका, ठीक है ना। अब आगे देखें शिश्न यानी पेनिस, ठीक है ना। अब देखिए यह बाह्य जनन अंग होता है, ये बाहर वाला भाग इससे बोलते हैं कि हम लोग को शिश्न यानी पेनिस, यह बाह्य जनन अंग होता है। इसका मुख्य कार्य होता है शुक्राणुओं को यानी जो शुक्राणुओं को मादा जनन अंग तक पहुंचाना। अब देखिए जो ये मादा जनन अंग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें क्या होता है, जो हम लोग का शिश्न है ये प्रवेश द्वार होता है। इसी शिश्न के द्वारा क्या रिलीज होता है बाबू, हम लोग का जो कि शुक्राणु रिलीज होता है और कहाँ जाता है, इस मादा जनन अंग में प्रवेश करता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आता है, फिर यहाँ के बाद कुछ दिन यहाँ तक रहता है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है हम लोग का अंडाशय में। अब अंडाशय से मिलने के बाद यहाँ पे आ जाता है फ्लोपियन ट्यूब में। तो फ्लोपियन ट्यूब के यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग का होगा निषेचन। फिर निषेचन के दौरान यहाँ पे आ जाएगा, बनेगा भ्रूण। अब भ्रूण बनेगा, भ्रूण बनने के बाद बाबू जानते हैं आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद बताएं पहले कि हृदय का निर्माण होगा। फिर 3-4 दिन बाद हम लोग का हो जाता है किसका, न्यूरॉन सेल यानी तंत्रिका तंत्र का निर्माण हो जाएगा, ब्रेन का निर्माण होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं शिश्न हो गया। अब देखिए यह बाह्य जनन अंग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, शुक्राणु को मादा जनन अंग तक पहुंचाना, ठीक है ना। ये हम लोग का मान लीजिए शिश्न है, और फिर इस प्रेस द्वार क्या है, वो प्रेस द्वार है, ठीक है ना। उसी में इस शिश्न के द्वारा शुक्राणु को पहुंचाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये बात करते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। अब देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि यहाँ पे होती है वॉइस डिफरेंट यानी टेस्टिस एपिडर्मिस। अब देखिए अब इसके नीचे एक एपिडर्मिस नाम की झिल्ली होती है, किसके नीचे बाबू, तो जो हम लोग का होता है क्या, वृषण के नीचे क्या होती है, एपिडर्मिस नाम की झिल्ली होती है जो कि वृषण को सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं हम निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब देखिए नरयुग्मक, ठीक है ना। नरयुग्मक यानी जाइमेट यानी गेमेट जिसे बोलते हैं गेमेट, ठीक है ना। निषेचन ही फर्टिलाइजेशन, नरयुग्मक यानी गेमेट का क्या करते हैं, मादा युग्मक का मिल जाना निषेचन कहलाता है। अब देखिए नरयुग्मक यानी नर का गेमेट तथा मादा का गेमेट, ठीक है ना, क्या करता है जब मिल जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए निषेचन के बाद की क्रिया को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जाइगोट का निर्माण करता है। क्या करता है, जाइगोट का निर्माण, ठीक है। अब देखिए युग्मनज थोड़ा विकसित होने के बाद यह भ्रूण का निर्माण करता है। जो जाइगोट होता है कुछ दूर के बाद का थोड़ा विकसित हो जाता है तो उसे बोलते हैं भ्रूण। अब देखिए इस वाले चित्र में अच्छे समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखिए कि देखिए यहाँ पे गर्भ अवस्था के दौरान मासिक चक्र रुक जाता है, जो कि पीरियड्स जो हम लोग का होता है पीरियड्स, ठीक है ना, महिलाओं में वो गर्भ अवस्था के दौरान क्या होता है, चक्र ये रुक जाता है, ठीक है। अब देखिए नर युग्मक तथा मादा युग्मक जब यहाँ पे क्या है, देखिए ये नर युग्मक है ये मादा युग्मक है, दोनों मिले तो कुछ समय बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट। अब जाइगोट कहाँ बनेगा बाबू, तो बताएं फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन होगा, फ्लोपियन ट्यूब में जाइगोट कहाँ बनेगा,